Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. Now, you all know that 29th मार्च को आपका CUET PG का एग्ज़ाम है and आज 24th मार्च हो गई है. That means you guys have 5 days left for your exam. Now, in 5 days में what you can do to revise everything and boost your preparation. तो इसके लिए आपको क्या करना है? You have to sit 4 PM से लेके 5:30 PM तक जो आपका एग्जाम का स्लॉट है ना, उस टाइम स्लॉट में यू हैव टू सिट विथ क्वेश्चंस एंड यू हैव टू सॉल्व एज मेनी एमसीक्यूज एज पॉसिबल. इस टाइम पीरियड में इन 5 डेज में आपको जितना ज़्यादा हो सकता है एमसीक्यूज को सॉल्व करना है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू कैन डू इज क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं या आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, उन टॉपिक्स को रीड कर लो. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हो कि सिलेबस में जितने टॉपिक्स मेंशन हैं एक बार उनको ज़रूर से रीड कर लो ना. जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके तो नोट्स वगैरह बने होंगे, वो लोग आराम से रिवाइज कर लेंगे. बट दोज ऑफ यू जिन्होंने कोई नोट्स नहीं बनाए, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, लेट्स से 1 वीक हो गया है स्टार्ट किए, तो उनके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लोग एमसीक्यूज लगाइए और एमसीक्यूज में जितना भी आपको मिल रहे हैं टॉपिक्स उनको आप ज़रूर से प्रिपेयर कर लीजिए. 2 आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. देखो होता क्या है ना, जितने भी क्वेश्चंस हैं जो अभी तक एमसीक्यूज आ चुके हैं किसी सेट पेपर में, नेट के पेपर में, गेट के पेपर में, कहीं पर भी, वो सारे एरियाज इंपॉर्टेंट होते हैं. मोस्टली जो एनटीए क्वेश्चंस बनाता है ना, वो इन्हीं सारे एरियाज से ही बनाता है. नाउ आई डोंट नो इफ़ एनी एजुकेटर विल टेल यू दिस और नॉट, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने ये चीज़ देखी है कि इग्नू से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं. और उसके अलावा अगर आप सारे जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स अभी तक ऑब्जेक्टिव टाइप हो चुके हैं, अगर आप उनके क्वेश्चंस लगा के एग्जाम में जाएंगे तो यू विल फील द डिफरेंस इन द एग्जाम. आपको एग्जाम में लगेगा कि हाँ, मैंने नहीं भी सारे टॉपिक्स पढ़े थे बट बिकॉज मैंने इतने क्वेश्चंस लगाए थे तो उससे मुझे हेल्प हुई. सो क्वेश्चंस को लगाना और क्वेश्चंस के थ्रू टॉपिक्स को कंप्लीट करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो सारे सोशियोलॉजी एस्पिरेंट्स को करनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि देखो सोशियोलॉजी का जो डोमेन है ना, वो बहुत वास्ट है. अब जैसे अगर मैरिज आपको दिया गया है सिलेबस में, तो मैरिज का कॉन्सेप्ट बहुत है, बेसिक्स तो है ही, साथ में एडवांस लेवल भी इसमें पूरी पूरी बुक्स हैं मैरिज के ऊपर. तो इतना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करना फॉर वन एग्जाम इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो हम लोग लिमिट कैसे करते हैं? हम लोग लिमिट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख के ना. यहाँ पर ये जो यूनिट वाइज मैराथन है ना, इसमें मैंने यही किया है कि मैं जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में, यहाँ पर बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर्स हैं जिनमें से मैंने क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके यूनिट वाइज डिवाइड किया है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग CUET PG के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बट वो क्वेश्चंस ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं. तो ये चीज़ अपने माइंड में रखना कि दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, एंड अगर ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं भी हैं तो व्हाट यू हैव टू डू इज आफ्टर दिस सेशन आपको सारे टॉपिक्स लिखने हैं पहले तो, और उसके बाद उनको रिवाइज करना है. जैसे जो मान लो अभी तुम लोग क्लास देख रहे हो तो एक पेपर और पेन लेके बैठो और क्वेश्चन 1 में जो टॉपिक है उसको मेंशन कर लो. उससे क्या होगा, यू गाइज विल हैव लिस्ट कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं फॉर एग्जाम, और 5 दिन में आराम से तुम ये टॉपिक्स रिवाइज कर लो. इट विल बूस्ट योर प्रिपरेशन. ठीक है. इसके अलावा एक चीज़ और मैं पहले से ही बताना चाहूँगी कि यूनिट 4 और यूनिट 6 जो है आप लोगों का, वो बहुत ज़्यादा जीके ओरिएंटेड है क्योंकि वहाँ पर सारा सोशल प्रॉब्लम है. अच्छा, यूनिट 4 में और यूनिट 6 में जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो सारा मैंने इस चैनल पे ही कवर कर दिया है. तो मेक श्योर दैट यू वॉच दोज क्लासेस. मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी. ठीक है, तो वो देख लेना. तो अभी हम लोग यूनिट 1 करेंगे, कल यूनिट 2, 3 एंड देन यूनिट 5. ठीक है, 4 और 6 को हम लोग लास्ट के डे पे करेंगे. लास्ट डे इन द सेंस 29 को आपका पेपर है, तो आई विल ट्राई कि 27 को आपका वो क्लास हो जाए. ठीक है, सो ताकि 28th को आप लोग अच्छे से ये सारी चीज़ें रिवाइज कर सको. PDF भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी. सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन दिस टेलीग्राम. इस टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन करना क्योंकि PDFs यहीं पे मिलते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं कि मैम इग्नू का PDF आपने नहीं दिया. भाई इग्नू सीरीज़ का डे 1 से लेके डे 20 तक का मैंने इस टेलीग्राम पे कब का अपलोड कर दिया है. तो प्लीज़ गो एंड चेक ऑन द टेलीग्राम. ठीक है, क्योंकि देखो एक एक स्टूडेंट को ना मैं पर्सनल रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास बहुत सारा काम होता है. अगर मैं सारा दिन बैठ के मैसेजेस करती रहूँगी, रिप्लाई करती रहूँगी ना, तो मैं कभी भी टाइम पे क्लासेस नहीं बना पाऊंगी. आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस. सो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम को यूज़ करें. कोई भी PDF आपको चाहिए आप लोग अपने जो और भी ग्रुप में स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछ सकते हैं. ठीक है, दे विल हेल्प यू. सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन दिस टेलीग्राम. ना यूनिट 4 और यूनिट 6 को हम लोग कंबाइन करेंगे, यानी मैं जितने भी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस, आर्टिकल्स, वो सब आपको कंपाइलेशन के फॉर्म में करवाऊंगी. ठीक है, तो 28th हमारा टारगेट है. 28th तक हमें ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. अब ये पहला क्लास था इसलिए मुझे इतना सारी बातें बतानी थी. हर क्लास में मैं ये चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी. ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग 80 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चंस, एंड यू हैव टू टेल मी आफ्टर द सेशन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये क्लास कैसी लगी, एंड उसके अलावा यू हैव टू ऑल्सो टेल मी कि 80 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नाउ यू गाइज नो दैट यूनिट 1 में 4 यूनिट्स आपके हैं। पहला यूनिट है जहाँ पर सोशोलॉजी है, उसका बेसिक्स है। अच्छा, यहाँ पर देखो इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी नहीं मेंशन है, बट फिर भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं सिलेबस में सीयूटी पीजी के जो नहीं मेंशन है सिलेबस में, बट एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से आया है, ठीक है। ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है। सोसाइटी और टाइप्स ऑफ सोसाइटी भी इंपॉर्टेंट है, जो कि नेक्स्ट यूनिट में है। नाउ यूनिट 3 में स्टेटस एंड रोल की बात की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर बार यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। ओके, नाउ एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 5 जो आपका है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। यूनिट 4 में सोशलाइजेशन है। अच्छा, एक चीज़ और है, कल्चर और सोशलाइजेशन जो है वो आपका टॉपिक रिपीट हुआ है सिलेबस में, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको मिस नहीं करना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, और कल्चर से तो हमेशा आता है। नाउ सोशलाइजेशन कल्चर मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है चैनल पे ही, तो मेक श्योर कि आप उसको देखें। ओके, now, let us start the class from question number 1. Who is the main champion of formal sociology? Now guys, these questions are important. ये questions already आए हुए हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पेपर में, ठीक है। क्योंकि मैंने देखो बहुत सारे पेपर्स रिफर किए हैं और उसमें से सेलेक्ट किए हैं क्वेश्चंस, तो आई डोंट नो कौन से पेपर में आया है, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आए हुए हैं, दैट इज वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन 1 आपको दिया कि हु इज द मेन चैंपियन ऑफ फॉर्मल सोशोलॉजी। नाउ हाउ कैन यू मेक मोर यूज ऑफ दीज क्वेश्चंस। नाउ जो भी नोट्स आप लोग लेके बैठे हो उसमें तुरंत पॉइंट 1 डालो और लिख लो फॉर्मल सोशोलॉजी। आफ्टर सेशन जितने भी पॉइंटर्स आप बना लोगे उनको एक बार गूगल पे सर्च करके उनके बारे में रीड कर लेना। नाउ अगर आप सिर्फ विकीपीडिया भी पढ़ोगे ना, तो भी आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो इसी तरीके से पढ़ना है, इसी तरीके से आज आपको 80 टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। चलो, हु इज द मेन चैंपियन ऑफ फॉर्मल सोशोलॉजी। देखो ऑप्शंस हैं ऑगस्ट कुंत, जॉर्ज जिमल, एमाइल डर्कहाइम या फिर सोरोकिन। नाउ फॉर्मल सोशोलॉजी होता क्या है, फॉर्मल सोशोलॉजी जो है वो फोकस करता है फॉर्म्स पे, पैटर्न्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन पे, राइट, रैदर देन किसी एक स्पेसिफिक कंटेंट या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर पे, ठीक है। तो नाउ यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि किसने बात की होगी सोशल इंटरेक्शन के बारे में। द करेक्ट आंसर इज बी। सो दोज ऑफ यू हु आर गिविंग बी आंसर, वेरी गुड। फॉर्मल सोशोलॉजी के जो फाउंडर हैं वो ही हैं जॉर्ज जिमल। जॉर्ज जिमल बात करते हैं फॉर्मल सोशोलॉजी की और इवन फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ सोशोलॉजी की एज वेल, राइट। इसके अलावा एक नाम और है जो इस टॉपिक में एसोसिएटेड है, दैट इज वॉन वीज। ओके, सो अगर ये आएगा वॉन वीज तो भी आंसर जो है वो करेक्ट होगा। ओके गाइज, प्लीज रिमेंबर नाउ योर होमवर्क इज आफ्टर द क्लास कि आपको फॉर्मल सोशोलॉजी पढ़ना है। ओके, now, question number 2. Sociology is the study of systems of action and their interrelations. किसने कहा है ये? Now guys, बहुत सारे ऐसे definitions हैं जो CUET PG पूछता है, और मोस्टली वो definitions जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आई हुई हैं वो ज़रूर पूछता है, ठीक है। देखो अभी ये वाला सेशन तो ख़त्म हो गया 2025, बट आई थिंक नेक्स्ट ईयर के लिए मैं ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट definitions हैं उनका कंपाइलेशन एक बना दूंगी। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बट हाँ, एक definition का PDF है जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था आई थिंक 2023 में, तो वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो किसने दिया है ये डेफिनेशन, टेल मी। ऑलरेडी ये जो थिंकर हैं ये CUET PG में आ चुके हैं। द करेक्ट आंसर इज सी, एलेक्स इंकल्स की बुक है एक, दैट इज व्हाट इज सोशोलॉजी। ओके, ये एग्जाम में ऑलरेडी आ चुकी है गाइस, प्लीज नोट, PYQ है ये, व्हाट इज सोशो, ठीक है। और ये जो बुक है ना ये आई थी 1964 में, सो ईयर भी याद रखना। ओके, इन केस रिपीट हो जाए, कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डैश होल्ड्स दैट ह्यूमन सोशल वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल वर्ड। कौन सा पर्सपेक्टिव है जो ये कहता है कि जो सोशल वर्ड है वो डिफरेंट है नेचुरल वर्ड से? साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव या फिर इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज डी। जो लोग डी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। इंटरप्रिटेटिव जो पर्सपेक्टिव है वो बात करता है सब्जेक्टिव मीनिंग्स की, राइट। आई होप यू गाइज नो व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी।
एंड इसके अलावा वर्स्टिहिन हो गया, राइट. सो ऑल द क्वालिटेटिव methods we can say comes in इंटरप्रिटेटिविज्म. ठीक है, और ये बताता है कि कैसे सोशल वर्ड डिफरेंट है नेचुरल वर्ड से. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Dash is a pioneer Indian sociologist who initiated the study of social values. इसमें से कौन सा ऐसा सोशोलॉजिस्ट है जिन्होंने सोशल वैल्यूज पे स्टडी किया है? इंडियन सोशोलॉजिस्ट: G.S. Ghurye, R.K. Mukherjee, K.M. Kapadia, M.N. Srinivas. I want everybody to answer in the chat and लास्ट में आप लोगों को जब स्कोर बताना है तो कमेंट में बताना. ठीक है, द करेक्ट आंसर इज बी. वी ऑल नो दैट राधा कमल मुखर्जी ने बहुत ज़्यादा काम किया है सोशल वैल्यूज पे, राइट. ही टॉक्स अबाउट हाउ वैल्यूज शेप सोसाइटी, कल्चर एंड इंस्टीट्यूशन, राइट. क्वेश्चन नंबर 5. द मेन कैरेक्टरिस्टिक या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोशल स्ट्रक्चर आर व्हाट? इसमें से कौन सा है जो सोशल स्ट्रक्चर का सही फीचर है? नाउ गाइस प्लीज रिमेंबर, जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन हैं उनके फीचर्स याद रखना, फीचर्स को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और आएंगे. ठीक है, पार्ट्स एंड सब पार्ट्स, इंटर रिलेशन बिटवीन पार्ट्स, पार्ट्स आर रिलेटिवली स्टेबल एंड परमानेंट, ऑल ऑफ द अबव. आंसर दो सब लोग चैट में. द करेक्ट आंसर इज डी. प्लीज रिमेंबर गाइस, सोशल स्ट्रक्चर की अगर बात आएगी तो पार्ट्स और सब पार्ट्स आएंगे, उसमें दोनों के बीच में इंटर रिलेशन भी होगा और वो लोग ज़्यादातर स्टेबल या परमानेंट होते हैं. ठीक है, सो ऑल आर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर. ओके, इसके अलावा एक चीज़ और है दैट दे आर एब्स्ट्रैक्ट. यहाँ पर मेंशन नहीं है बट मैं लिख देती हूँ. ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सोशल स्ट्रक्चर का. ओके, now, question number 6. According to Merton, the various roles associated with occupying a particular status when combined is known as what? Now, यहाँ पर चार कॉन्सेप्ट हैं: ग्रुप रोल, कंबाइंड रोल, रोल सेट या फिर रोल टास्क. यू हैव टू नो कि मर्टन ने कौन से टॉपिक पे बात की है. कॉन्सेप्ट जो भी हम लोग स्टेटस और रोल में पढ़ते हैं उनसे एसोसिएटेड जो थिंकर्स हैं उनकी लिस्ट मैंने टेलीग्राम पे शेयर की थी. आई डोंट नो इफ़ यू गाइज रिमेंबर और नॉट, बट ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली वहाँ से सॉल्व हो सकता है. The correct answer is C. Those of you who are giving C answer, very good. Easy question है. देखो आज के टेस्ट में easy question इसलिए रखे हैं क्योंकि 2024 का जो पैटर्न है वो easy questions का है. ठीक है, तो आई होप कि इस बार भी easy question ही रहेंगे या मीडियम लेवल तक जा सकते हैं. बहुत ज़्यादा हाई लेवल लाइक 2023 तो आई डोंट थिंक जाएगा. ठीक है, तो हम लोग easy questions ही करेंगे. Now, question number 7. Dash in which the boy's attachment to the mother is combined with jealous hostility towards the father. Self complex, hate complex, Oedipus complex या फिर indifferent complex. What will be the correct answer? किस कॉम्प्लेक्स की यहाँ पे बात हो रही है जिसमें जो बॉयज हैं उनका अटैचमेंट उनके मदर के साथ ज़्यादा होता है और फादर के साथ उनका थोड़ा सा जेलसी वाला फीलिंग होता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं जिन्होंने इस बारे में बात की है एंड वी स्टडी दिस टॉपिक इन योर सोशलाइजेशन और थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन भी से. द करेक्ट आंसर इज सी. जिन्होंने सी आंसर दिया, वेरी गुड. इट इज इडिपस कॉम्प्लेक्स. नाउ इडिपस कॉम्प्लेक्स में एक चीज आपको और याद रखनी है दैट दिस हैपेंस इन फेलिक स्टेज. कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन सी स्टेज में ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है, अच्छा, फेलिक स्टेज की जो एज है दैट इज 3 to 6 years. ओके गाइस, प्लीज रिमेंबर. एंड इसके अलावा इसका जस्ट अपोजिट जो होता है, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. ओके, नाउ इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में जो बात करते हैं वो हैं कार्ल जंग. ठीक है, बहुत सारे लोग इसको हंग भी प्रोनाउंसिएट करते हैं बट जंग भी कर सकते हो जैसे चाहो. ठीक है, कार्ल जंग को हम लोग रखेंगे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में बिकॉज ही इज द फाउंडर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, नाउ इसका ये मतलब नहीं है कि फ्रूड ने इसके बारे में बात नहीं की है. सिगमंड फ्रूड ऑल्सो टॉक्स अबाउट इट बट कॉइन किया है कार्ल जंग ने. ठीक है, ये चीज़ याद रखना. इसमें होता क्या है, देखो जैसे इसमें है ना कि बॉयज़ का अटैचमेंट जो है वो मदर के साथ ज़्यादा होता है, ऐसे ही इसमें क्या होता है कि गर्ल्स जो हैं उनका अटैचमेंट फादर के साथ या यू कैन से अट्रैक्शन फादर के साथ ज़्यादा होता है एंड मदर के साथ उनका
जेलसी और वो वाला फीलिंग होता है, ठीक है। नाउ दिस इज जस्ट अ थ्योरी गाइज, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके केस में ऐसा होता हो, ठीक है। सो मदर की तरफ दे आर जेलस, ओके। नाउ इसके अलावा ना इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में एक चीज़ और है जिसके बारे में ये बात करते हैं, दैट इज पेनिस इन वे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये एक एज में आता है जहां पर गर्ल्स जो होती है ना उनको लैक ऑफ पावर फील होती है, ओके, एंड दे फील लाइक दैट दे शुड ऑल्सो हैव एवरीथिंग जो बॉयज के पास है, ठीक है गाइज। प्लीज रिमेंबर ये सारी इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं इस थ्योरी से रिलेटेड, सो प्लीज याद रखना, एग्जाम में आ सकता है, ओके। Now, question number 8. Dash refers to the process of socialization in which a person rehearses for future position. Resocialization, anticipatory socialization, reverse socialization या फिर negative socialization. What will be the correct answer? The correct answer is B. जो लोग B आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होगा क्योंकि फ्यूचर पोजीशन के लिए हम अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक योर रेफरेंस ग्रुप, राइट, जहां पर हम पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, रेफरेंस ग्रुप थ्योरी, ओके गाइस, प्लीज रिमेंबर। और एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन के बारे में कौन बात करते हैं, मर्टन बात करते हैं। अच्छा, रीसोशलाइजेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि रीसोशलाइजेशन में हम लोग बहुत सारी चीजें लर्न करते हैं और अनलर्न भी करते हैं। इसीलिए जो वुमेन गेटिंग मैरिड होता है ना, सॉरी गर्ल गेटिंग मैरिड, इसको हम लोग रीसोशलाइजेशन में रखते हैं, ओके। एंड इसके अलावा वी ऑल्सो कीप टोटल इंस्टीट्यूशंस इन दिस। क्या है ये टोटल इंस्टीट्यूशन, मैं चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ गाइज। टोटल इंस्टीट्यूशंस में आ जाता है प्रिजन, ठीक है। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द टॉपिक हेयर, सो ये आपका होमवर्क है कि आप लोग टोटल इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़िए। ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे 5 मिनट सीरीज में पढ़ा रखा है, ठीक है। Now, question number 9. C.H. Cooley's theory of socialization is related to what? Looking glass self, I and me, significant others या फिर game stage. What will be the correct answer? The correct answer is A. Now these are easy question guys, तो हम लोग इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी बाकी के सारे यूनिट्स भी कवर करने हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी कि क्लास बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो। देखो, फालतू में टाइम वेस्ट करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो ईजी क्वेश्चन हैं जिनमें कोई इतना एक्सप्लेनेशन नीडेड नहीं है, उसमें फालतू का टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ईजी क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि 80 क्वेश्चंस करने हैं। आई डोंट वांट कि क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, ओके, क्योंकि फिर अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होता है। चलो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी होती क्या है। इट इज़ जस्ट कि सेल्फ आइडेंटिटी जो हमारी होती है ना, वो दूसरों पे डिपेंड करती है, इंटरेक्शन पे डिपेंड करती है। हम अपने आप को वैसे देखेंगे जैसे लोग हमें देख रहे हैं, यू अंडरस्टैंडिंग। सो आवर सेल्फ इमेज डिपेंड्स ऑन पीपल्स परसेप्शन, दैट इज लुकिंग ग्लास सेल्फ, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, रैटक्लिफ ब्राउन का फर्स्ट एथनोग्राफिक स्टडी किस पे था? इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोशल स्ट्रक्चर में हम लोग इसको पढ़ते हैं। निकोबार आइलैंड, अंडमान आइलैंड, जर्सी आइलैंड या फिर पैसिफिक आइलैंड? आई वॉन्ट एवरीबडी टू आंसर दिस इन चैट। द करेक्ट आंसर इज बी। दोज ऑफ यू जिन्होंने बी आंसर दिया, वेरी गुड। रैटक्लिफ ब्राउन का जो फर्स्ट एथनोग्राफिक स्टडी था वो अंडमान आइलैंड पे था, जिसमें उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर पे स्टडी किया था, ओके। नाउ question number 11. Symbolic interactionism emphasizes what? Culture, external determinant of behavior, structural unit of society या फिर subjective process? हम लोग symbolic interactionism में क्या पढ़ते हैं? Now guys, unit 1 में आपके perspectives mention नहीं है, but perspective पढ़ना important है। जितने भी sociology में perspective हैं, those are important for you. Okay? So what will be the correct answer? The correct answer here is D. सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म में ना हम लोग सब्जेक्टिव प्रोसेसेस पे फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं इंडिविजुअल्स कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, लैंग्वेज, जेस्चर, नॉर्म्स, राइट, और ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिविटी का पार्ट हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है? GH मीट, सिम्बॉलिक इंटरेक्शन, Emile Durkheim, functionalism, Herbert Blumer, symbolic interactionism, and Max Weber, social fact. What will be the correct answer? Easy question है।
द करेक्ट आंसर इज डी। जिन्होंने डी आंसर दिया, वेरी गुड। आई डोंट थिंक इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन नीडेड है। सोशल फैक्ट मैंने ऑलरेडी आपको इस चैनल पे ही पढ़ा रखा है, तो मेक श्योर दैट यू वॉच दैट वीडियो बिफोर गिविंग एग्जाम। ओके, नहीं पता है अगर तो एक बार उसको देख लो, रिविजन करने के लिए भी देख लो, बट उसको देख लो, ठीक है, क्योंकि सोशल फैक्ट से क्वेश्चन आ सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट इन कॉन्टेक्स्ट टू सोशोलॉजी। इसमें से कौन सा है जो सही है ना। इस तरह के क्वेश्चंस भी गाइस बहुत आते हैं, तो मेक श्योर कि इतने बेसिक्स भी आपके क्लियर हों, ठीक है। सोशोलॉजी के फीचर्स, मैंने आपको बोला फीचर्स हर चीज़ के आपको अच्छे से पता होने चाहिए, लाइक एवरी टॉपिक का फीचर आपका प्रिपेयर होना चाहिए। ओके, सो ऑप्शंस देखो, सोशोलॉजी इज अ कॉन्क्रीट साइंस, सोशोलॉजी इज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं, जबकि दे आर वेरी इजी। देखो, द करेक्ट आंसर इज बी। सोशोलॉजी एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना से डील करते हैं। हम लोग कल्चर पढ़ते हैं, अब वैसे तो कल्चर में मटेरियल भी हो सकता है, नॉन मटेरियल भी हो सकता है, बट नॉर्म्स पढ़ते हैं, वैल्यूज पढ़ते हैं, राइट। सो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट साइंस हैं। कॉन्क्रीट साइंस इसलिए नहीं होगा क्योंकि कॉन्क्रीट साइंस में फिजिकल साइंसेज आ जाती हैं, जहाँ पर हम लोग मैटर के साथ पढ़ाई कर रहे हो, जैसे कि फिजिक्स में हम लोग मैटर पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना। तो ये सारा कॉन्क्रीट साइंस हो जाएगा, जबकि सोशोलॉजी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट साइंस होगा, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दिस। Now, question number 14, the process of internalizing the culture of society is called what? Diffusion, inculturation, evolution, acculturation. Internalizing process की बात की जा रही है। The correct answer will be, easy question है guys, सब लोग आंसर दो। The correct answer is B, inculturation, because inculturation में ही हम लोग जो भी कल्चर है उसको इंटरनलाइज करते हैं। It is just like your socialization, similar. Okay. Now, question number 15. The estate system is a feature of what? Post-industrial European society, feudal Europe, Indian tribal society या फिर ancient Egyptian society? What will be the correct answer? Estate system का best feature क्या होगा? The correct answer is B. जिन्होंने B आंसर दिया है, very good. We all know state system में 3 states के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, right? पहला होता है clergy, which is your first state. Then second is nobility, जो कि है सेकेंड स्टेट, है ना। उसके बाद आता है कॉमनर्स, जो कि है थर्ड। राइट गाइज, आई होप यू गाइज रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू दरखाइम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्री रिक्विजिट मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा है जिसको हम लोग मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रख सकते हैं? कलेक्टिव कॉन्साइंस, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस, मैकेनिकल सॉलिडारिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। बहुत ध्यान से पढ़ो, मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ यूट्यूब पे। द करेक्ट आंसर इज डी। जिन्होंने डी आंसर दिया है, वेरी गुड। देखो, हमेशा याद रखो कि मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी को याद करने का एक ही तरीका है। जब हम लोग ABCD लिखते हैं ना, तो इस तरीके से होता है ना, कुछ MNOP, ठीक है। तो M पहले आ रहा है, O बाद में आ रहा है, तो जो पहले आ रहा है वो क्या हो जाएगा? ट्रेडिशनल सोसाइटी, क्योंकि पहले क्या होती थी? ट्रेडिशनल सोसाइटी। ऐसे याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। और ऑर्गेनिक में क्या होगा? जो बाद में आई, दैट इज मॉडर्न सोसाइटी। ओके गाइस, प्लीज रिमेंबर। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मॉडर्न इकोनॉमिक पूछा है, आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। ओके, नाउ आई विल नॉट रिपीट व्हाट इज सॉलिडारिटी, व्हाट इज मैकेनिकल सॉलिडारिटी, क्योंकि यू गाइज नो 80 क्वेश्चंस करने हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड ऑलरेडी मैं इस चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ, सो प्लीज एमाइल दरखाइम के वीडियोस जरूर देखो, क्योंकि दरखाइम से क्वेश्चन जरूर आता है, सुसाइड से, सोशल फैक्ट से, इनके टाइप्स ऑफ सॉलिडारिटी से, ठीक है। Now, question number 17. The manner of placement in industrial society is based on what? One's seniority, one's ability, one's birth या फिर family guidance. Industrial society में जो placement होते हैं, यानी जो आपकी job लगती है, वो किस basis पे लगती है? Easy question. The correct answer is B. We all know that जो modern society है, industrial society है, वहाँ पे merit follow होता है, right? So ability के हिसाब से आपका जो placement है वो होगा, okay? Now,
Question number 18. Who among the following has argued that urban community is nothing but an extension of rural community? किसने कहा है कि ये जो urban community है ये कुछ नहीं है, बस rural community का extension है? So David Pocock, Louis Dumo, Lewis Strauss, both A and B. What will be the correct answer? This is just copy pasted from IGNOU. IGNOU से ये question आया है सोचो, और already आया है किसी एग्जाम में. The correct answer is D. दोनों ही थिंकर होंगे. प्लीज रिमेंबर गाइज, डेविड पुकॉक एंड लुई दुमो दोनों ने ये चीज बोली है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19. हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल कंस्ट्रक्ट? कल्चरल कंस्ट्रक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? रेडफील्ड, राल्फ लिंटन, मिल्टन सिंगर या फिर मेलिनोस्की? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी. प्लीज रिमेंबर, इट इज मिल्टन सिंगर जो कल्चरल कंस्ट्रक्ट की बात करते हैं, और ये बात करते हैं कि कैसे कल्चर जो है वो शेप होता है सोसाइटी में, इंटरप्रेट होता है, मेंटेन्ड होता है. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज सी. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20. लिस्ट दी हुई है एंड आपको मैच करना है. ऐसे क्वेश्चंस भी सीयूईटी पीजी में बहुत आते हैं. कुछ टाइप्स ऑफ रोल्स दिए हैं, यू हैव टू मैच इट. टेल मी द आंसर इन द चैट. आई एम गिविंग यू सम टाइम. कोड्स को देख के एंड देन मैच करो. सबसे पहला है रिलेटिव एंड नॉन रिलेटिव रोल्स, देन मल्टीपल रोल्स एंड रोल सेट, प्रिस्क्राइब्ड रोल, अस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड स्टेटस. नाउ एक तो मैंने आपको अभी बताया है. देखो, रिलेटिव एंड नॉन रिलेटिव रोल के बारे में बात करते हैं SF नाडल. प्लीज रिमेंबर, क्या है रिलेटिव एंड नॉन रिलेटिव रोल? रिलेटिव रोल का मतलब होता है कि एक रोल जो आपका है वो दूसरे से रिलेटेड होगा. यानी आई कैन बी अ टीचर ओनली इफ आई हैव स्टूडेंट्स. अगर मेरे पास स्टूडेंट्स ही नहीं है तो मैं टीचर नहीं बन सकती हूँ. ठीक है. नॉन रिलेटिव क्या होता है? जहाँ पर आपका कोई रिलेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है. जैसे मान लो मैं एक ऑथर हूँ, ठीक है, अगर मैं एक राइटर हूँ तो राइटर बनने के लिए मुझे कोई दूसरा नहीं चाहिए, मैं खुद में राइटर बन सकती हूँ. सो ये हो गया नॉन रिलेटिव रोल. ओके, प्लीज रिमेंबर, इट इज RK मर्टन. प्लीज रिमेंबर, मल्टीपल रोल एंड रोल सेट के बारे में बात करते हैं RK मर्टन. ठीक है ना. रोल सेट क्या होता है? रोल सेट का मतलब होता है जो कि सिंगल स्टेटस के साथ आपके रोल्स अटैच होते हैं. ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को. सिंगल स्टेटस के साथ. ठीक है, जैसे एज अ टीचर मेरे कुछ रोल्स होंगे, उन सारे रोल्स को अगर मैं मिला लूँ, ठीक है, सिंगल. ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मान लो मैं टीचर हूँ तो एज अ टीचर मेरे बहुत से रोल्स हो सकते हैं. स्टूडेंट्स को देखना, ठीक है, क्लास बनाना, डायरी मेंटेन करना, ओके, प्लानिंग करना, टेस्ट बनाना, बहुत सारे हो सकते हैं. तो ये सारे अगर मैं मिला के देखूं तो ये हो जाएगा रोल सेट. ठीक है. नाउ मल्टीपल रोल क्या होता है? मल्टीपल रोल का मतलब होता है बहुत सारे अलग अलग रोल्स को जब हम लोग मिला के देखते हैं. ठीक है, जैसे कि एज अ वुमेन मैं एक टीचर हूँ, मैं एक पेरेंट हूँ, फ्रेंड हूँ, है ना. सो ये हो जाएगा मल्टीपल रोल. ठीक है, जब सिंगल स्टेटस में हम देखेंगे सारे रोल्स को, यानी एज अ टीचर सिर्फ हम सारे रोल्स देख रहे हैं, तो वो हो जाएगा रोल सेट. प्लीज रिमेंबर दिस. नाउ प्रिस्क्राइब्ड रोल के बारे में बात करते हैं. न्यू कॉम, यानी कि आपसे जो चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं. ठीक है, इसका मतलब हुआ एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म, जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको करना है, दैट इज योर प्रिस्क्राइब्ड रोल. ठीक है. अस्क्राइब्ड और अचीव्ड के बारे में बात करते हैं. राल्फ लिंटन. अस्क्राइब्ड स्टेटस कौन सा होता है? अस्क्राइब्ड स्टेटस यानी कास्ट जिसके साथ हम बॉर्न होते हैं. ठीक है. अचीव्ड स्टेटस कौन सा होता है? जैसे कि क्लास, ओके, जो हम खुद अचीव करते हैं अपने हार्ड वर्क से, अपनी मेहनत से. ओके, सो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? कोड देखो, करेक्ट आंसर विल बी D. Okay guys, please remember. Now, question number 21. Which theoretical perspective is based on the view that liberty is neither received as a gift, it has to be fought for. Self elevation is not achieved by the blessing of others but by self struggle. इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. किसका है ये बताओ? मार्क्सियन, स्ट्रक्चरल, सबाल्टर्न सिविलाइजेशन, कौन से पर्सपेक्टिव की ये बात कर रहा है? पर्सपेक्टिव्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. The correct answer is C. जिन्होंने C आंसर दिया है, वेरी गुड. नाउ यू हैव टू टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सबअल्टर्न थ्योरिस्ट्स हैं या कौन से ऐसे थिंकर्स हैं, उनके नाम आपको मुझे बताने हैं. ठीक है, दो नाम मैं आपको बता देती हूँ. रनाजीत गुहा सबअल्टर्न में आते हैं, अंटोनियो ग्रामशी आते हैं, डेविड हार्डिमन आते हैं. ठीक है, तो और भी होंगे, वो तुम लोग मुझे बताना. ओके,
Now, question number 22. Who has argued that anticipatory socialization take place due to reference group behavior? किसने कहा था कि जो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है वो रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर की वजह से होता है? एच हाइमन, आर के मर्टन, सी एच कूली या फिर मीड? नाउ ये जी एच मीड है, नॉट, अच्छा मार्गरेट मीड, ओके, एम मीड यानी मार्गरेट मीड. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी. प्लीज रिमेंबर गाइज, रेफरेंस ग्रुप दिया है इसका ये मतलब नहीं है कि हाइमन हो जाएगा, जबकि रेफरेंस ग्रुप को कॉइन हाइमन ने किया है, बट ये सेंटेंस जो है वो आर के मर्टन का है. प्लीज रिमेंबर. Question number 23. Who said that the process of growth is the process of integration? Now this is a very famous quote. किसका quote है ये? ऑगस्ट कोंत, सोरोकिन, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर विल्फ्रेडो परेटो? Who will be the right option? The correct answer is C guys. Please remember it is a famous quotation जो कि एग्जाम में आई हुई है and it is by Herbert Spencer. Now I always say for CUET PG 5 thinkers are really important. August Comte, Herbert Spencer, Wilfredo Pareto, Thorsten Veblen and Zimmel. ये 5 थिंकर आपको करने हैं और इसके अलावा कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर, एमाइल डर्कहाइम, ये 8 थिंकर्स आपको करने ही करने हैं. यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं. ओके. Now, question number 24. Ethnocentrism in a multicultural society results in what? इसके लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है. देखो, एथनोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि जब हम अपने कल्चर को सुपीरियर मानते हैं दूसरे के कल्चर से. ऐसा अगर होगा तो फिर क्या रिजल्ट आएगा उसका? कल्चरल हार्मनी होगी, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट होगा, कल्चरल रेसिप्रोसिटी होगा या फिर कल्चरल लैग होगा? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी. अगर एथनोसेंट्रिज्म होगा एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में, यानी एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कल्चर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और अगर आप वहाँ पे ऐसा सोचोगे कि मेरा कल्चर आपके कल्चर से बेटर है, तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा. ओके. नाउ, question number 25. The basic principle of symbolic interactionism include what? Human capacity for thought process, social institution and social interaction, mind and social consciousness, meanings and symbols that facilitate action and interaction. What will be the correct option? Please बहुत ध्यान से select करना basic principle क्या होगा symbolic interactionism का. सबसे पहले तो कोई एक इसमें से ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जो बिल्कुल सही है. तो देखो, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में हम लोग मीनिंग और सिंबल्स पे फोकस करते हैं, सो ऑप्शन डी तो ज़रूर होगा. तो ए और बी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे क्योंकि डी सिर्फ सी और डी में है. ठीक है ना. अब आपको चेक करना है सी और ए ऑप्शन. तो देखो, सी में बात कर रहा है माइंड एंड सोशल कॉन्शियसनेस की, और ए में बात कर रहा है ह्यूमन कैपेसिटी फॉर थॉट प्रोसेस. तो सोशल कॉन्शियसनेस नहीं होगा क्योंकि सोशल कॉन्शियसनेस ना बहुत ब्रॉड टर्म है. तो हम लोग देखते हैं कि कैसे मार्क्सिस्ट थ्योरी में भी सोशल कॉन्शियसनेस की बात की है, इवन कार्ल मार्क्स ने. सो इन दैट लॉजिक द करेक्ट आंसर शुड बी ए. सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, क्योंकि ह्यूमन कैपेसिटी होती है सोचने की, थॉट प्रोसेस की, ये सारी बातें हम लोग एनीवे सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में करते हैं क्योंकि वहाँ पर हम लोग इंटरैक्शन, सिंबल, जेस्चर, लैंग्वेज, इन सब पे फोकस करते हैं. एंड विदाउट थॉट प्रोसेस यू कैन नॉट डू ऑल दिस. ओके. ना, क्वेश्चन नंबर 26. इसमें से कौन सा फीचर है जो नेटवर्क्स का नहीं है? नाउ, सोशल नेटवर्क आपके सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, बट सोशल ग्रुप के साथ अटैच होकर ये टॉपिक आता है. ठीक है. सो नेटवर्क का फीचर देखो इसमें से, मेंबर्स हैविंग अ कॉमन फोकस, क्लियरली डिफाइंड हायरार्की, इमर्जेंट नॉर्म्स ओवर टाइम, कम्युनिकेशन ओरिएंटेड. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी गाइज. जिन्होंने बी आंसर दिया, वेरी गुड. सोशल नेटवर्क में ना क्लियरली डिफाइंड हायरार्की नहीं होती है, रैदर यहाँ पर क्या होता है, लूज कम्युनिकेशन और यू कैन से इंटरैक्शन, राइट. और बहुत ज़्यादा बेटर लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो फ्लेक्सिबल कनेक्शंस, ना कि कोई हायरार्की. ओके. Question number 27. The totality learned and shared products of collective life that justify a certain specific type of behavior in a given society is known as what? Custom, value, norm, culture. What will be the correct answer? Totality learned and shared product of collective life that justify a certain type of behavior. Specific type of behavior. The correct answer is D guys. Please remember, ये
कल्चर का डेफिनेशन है ना। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि मैम स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिहेवियर की बात कर रहा है तो नॉर्म्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई गाइडिंग बिहेवियर या कोई ऐसे बात नहीं हो रहा है, टोटलिटी की बात हो रही है, ठीक है, टोटल ऑल ओवर की बात हो रही है। तो कल्चर एक ब्रॉड टर्म है और कल्चर में नॉर्म्स, वैल्यू, कस्टम आ सकते हैं। इन दैट लॉजिक द करेक्ट आंसर शुड बी डी। ओके, now question number 28, if people in a social setting assume that their own culture, community and behavior are superior, ये मैंने अभी बताया आपको, nationalism, xenocentrism, ethnocentricism या फिर self centrism, what will be the correct answer? अच्छा, हिंदी वाले भी क्वेश्चंस को रीड करके आंसर दो। the correct answer is C। दोज ऑफ यू जिन्होंने सी आंसर दिया है, वेरी गुड। नाउ xenocentrism जो है ना वो है अपोजिट ऑफ ethnocentricism, प्लीज रिमेंबर। Okay, now question number 29, a set of beliefs and values that radically rejects the society's dominant culture and offers an alternative to it is term as what? Subculture, counterculture, ideoculture या फिर cultural complex? ऐसा कौन सा कल्चर होगा जिसमें सेट ऑफ बिलीफ एंड वैल्यू रेडिकली रिजेक्ट द सोसाइटीज डोमिनेंट कल्चर? तो किस टाइप ऑफ कल्चर में हम लोग डोमिनेंट कल्चर को रिजेक्ट कर देते हैं और अपना अल्टरनेटिव लेके आते हैं? द करेक्ट आंसर इज बी। जो लोग बी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, इट इज काउंटर कल्चर। ओके, जैसे हम लोग यहाँ पर हिप्पी मूवमेंट को एग्जाम्पल ले सकते हैं। Now, question number 30. Who is the author of the book The Structure of Indian Society? द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, देन एंड नाउ। किसकी बुक है ये? देखो आ चुकी है एग्जाम में। ज़्यादा बुक्स मैंने आज की क्लास में ऐड नहीं किए हैं, जो आए हैं सिर्फ वही चीज़ें ऐड हैं। जी.एस. घुरे, एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास या फिर ए.एम. शाह। हु रोट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी? द करेक्ट आंसर इज डी गाइस, प्लीज रिमेंबर। नहीं पता था तो प्लीज इसे मेंशन कर लो कहीं पे। ओके, now question number 31, the term cultural relativism means what? Any culture can be evaluated in absolute terms. It refers to not judging a culture to a person's own standards. It refers to a person's understanding about cultural practices of other groups in its own cultural context. Different cultures are related to each other in terms of some universal element. What will be the correct answer? कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब क्या होता है इन सिंपल टर्म्स अगर मैं आपको बताऊं तो वन शुड नॉट इम्पोज वंस वैल्यू ऑन अदर्स, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, तो नहीं भूलोगे कभी, ठीक है। वन शुड नॉट इम्पोज वैल्यूज ऑन अदर। ओके, सो क्या होगा आप बताओ आंसर? Any culture can be evaluated in absolute terms. It refers not to judging a culture to a person's own standard. It refers to a person's understanding about cultural practice of other groups in its own cultural context. Different cultures are related to each other in terms of some universal element. The correct answer is B। जिन्होंने B आंसर दिया है, वेरी गुड। यहाँ पर पहला तो स्टेटमेंट ये सही होगा कि यू शुड नॉट जज अ कल्चर टू अ पर्सन ओन स्टैंडर्ड, यानी अपने स्टैंडर्ड से आप किसी भी कल्चर को जज ना करें। थर्ड है कि पर्सन अंडरस्टैंडिंग अबाउट कल्चरल प्रैक्टिस, दूसरे के कल्चरल प्रैक्टिस को समझना, दैट इज ऑल्सो कल्चरल रिलेटिविज्म, ठीक है। सो 2 and 3 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, cultural lag theory implies changes in material culture at a slower rate than the non-material culture, at faster rate than the non-material culture, at proportional rate, at faster rate than the non-material. What will be the correct answer? बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर देना। कल्चरल लैग थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? The correct answer is B guys, please remember. कल्चरल लैग में वी स्टडी कि कैसे जो मटेरियल चेंज है वो जल्दी हो जाता है, फास्टर रेट पे हो जाता है, और नॉन मटेरियल कल्चर जो है वो पीछे रह जाता है, ठीक है। और कल्चरल लैग के बारे में कौन सा थिंकर है जो बात करता है? प्लीज रिमेंबर, इट इज ऑकबर्न। ओके, एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी सीयूईटी पीजी में, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैंने चैनल पे पढ़ाया भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33,
Identify the fundamental element of positivist methodology: prejudgments, social assumptions and social prediction, impression management, social prediction and policy formulation, social facts, statistical data, correlation and causation. फंडामेंटल एलिमेंट आपको बताना है पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी का. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज डी गाइस. प्लीज रिमेंबर, ये जितने भी मेथड्स दिए हैं, स्टैटिस्टिक्स हो, कोरिलेशन हो, सोशल फैक्ट हो, ये सब पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी को बताते हैं. ओके, व्हाट इज पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी? यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपको ये बताऊंगी जब मैं रिसर्च की क्लास का मैराथन आपको दूंगी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 34. लेविस स्ट्रॉस का डेफिनेशन पूछा है. सोशल स्ट्रक्चर क्या है इनके हिसाब से? नेटवर्क ऑफ एक्चुअली एग्जिस्टिंग सोशल रिलेशंस, सेट ऑफ हिडन रूल्स that make social relations as they are, hierarchical organization या फिर arrangement of social and political institution. Please remember, Levi-Strauss के according it is B. Okay, he says that social structure is a set of hidden rules. Okay guys, please remember. Question number 35. According to whom society is maintained by virtue of humans' ability to role taking, to assume the perspective of generalized other? चार्ल्स कूले, जॉन ड्वी, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर हर्बर्ट मीड. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? जनरलाइज्ड अदर और रोल टेकिंग ही यहाँ पर कीवर्ड है. द करेक्ट आंसर इज डी गाइस. जिन्होंने डी आंसर दिया है, वेरी गुड. इट इज जॉर्ज हर्बर्ट मीड जो बात करते हैं रोल टेकिंग की और जनरलाइज्ड अदर की. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 36. Which scholar emphasized that people can learn Sikh role through socialization? किसने कहा था कि सिख रोल को हम लोग सोशलाइजेशन के थ्रू लर्न कर सकते हैं? GH मीड, कैलकट पार्सन, मेलिनोस्की या फिर रॉबर्ट के मर्टन. सिख रोल के बारे में कौन बात करता है? The correct answer is B guys. Please remember, Talcott Parson talks about Sikh role. Now what is this Sikh role? ये कहते हैं that being Sikh is not only biological but it is a social role. Okay, he says that being Sikh is a social role. Okay, जस्ट लाइक अदर रोल्स इट इज़ ऑल्सो अ सोशल रोल. और ये कहते हैं कि इसमें क्या होता है, आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं. जैसे जो सिक पर्सन है उसको रिकवर होने का ट्राई करना चाहिए. ठीक है, वो अपने जो भी एक्चुअल उसका रोल होता है उससे वो टेम्परेरी एग्जेम्पशन ले लेता है. जैसे अगर मैं एक टीचर हूँ, मेरा रोल है एज अ टीचर आपको पढ़ाना, बट अगर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी तो मैं उस टाइम पे सिक रोल प्ले कर रही हूँगी. योर अंडरस्टैंडिंग? मैं अपने जो मेन रोल है मेरा उससे मैं एग्जेम्पशन ले लूँगी, यानी मैं उससे ब्रेक ले लूँगी. ठीक है ना. एक्सपेक्टेड टू सीक मेडिकल हेल्प, ये भी आता है इसके साथ कि सिक रोल, अगर आप सिक हो तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप मेडिकल हेल्प लें. ओके, सो ही सेज दैट कहीं ना कहीं सिक रोल जो है, बीइंग सिक इज ऑल्सो अ सोशल रोल. ओके, प्लीज रिमेंबर, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी ऑफ टेलकर पार्सन. नाउ क्वेश्चन नंबर 37 गाइस रिपीट हो गया है. सो एक क्वेश्चन हमारा बेकार हो गया. द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बाय एम शाह. प्लीज रिमेंबर. क्वेश्चन नंबर 38 देखो. विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वॉज नॉट आइडेंटिफाइड बाय सीरेट मिल्स रिगार्डिंग द पावर एलिट? वी ऑल नो दैट मिल्स जो है वो पावर एलिट की बात करते हैं. राइट, इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में सीरेट मिल्स बात नहीं करते हैं? यानी पावर एलीट, जो 3 पावर एलीट की वो बात करते हैं, इसमें से कौन सा वो नहीं है? गवर्नमेंटल एलीट, मिलिट्री एलीट, एजुकेशनिस्ट या फिर कॉर्पोरेट बिजनेसमैन. क्या होगा आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी गाइस. प्लीज रिमेंबर, 3 ही पावर एलीट की ये बात करते हैं, गवर्नमेंटल, मिलिट्री एंड कॉर्पोरेट. एजुकेशनिस्ट की बात ये नहीं करते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 39. यहाँ पर कुछ सोशोलॉजिकल थ्योरीज दी हैं, आपको इसे सीक्वेंस में लगाना है. ठीक है, तो बताओ क्या होगा इसका आंसर. सबसे पहले कौन सी थ्योरी आएगी और लास्ट में कौन सी थ्योरी आएगी, इस लॉजिक से आपको आंसर देना है. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज, सब लोग इसका सही आंसर देना चैट में. इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन. देखो, सबसे पहले आता है एवोल्यूशनरी स्कूल. ठीक है, हम लोग जब सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो हर्बर्ट स्पेंसर वगैरह को पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, तो पोस्ट मॉडर्न तो पहले नहीं आएगा, ना ही क्रिटिकल थ्योरी पहले आ जाएगी. सो बी और डी में बताओ कौन सा आंसर सही है. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज डी गाइस. प्लीज रिमेंबर, पहले एवोल्यूशनरी आया था, फिर फंक्शनलिज्म, फिर क्रिटिकल थ्योरी एंड उसके बाद आया था पोस्ट मॉडर्निज्म. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 40
भी रिपीट हो गया है, तो हमारे 2 क्वेश्चन गलत हो गए यहाँ पे। आई थिंक ये क्वेश्चन ना पेपर में भी बार बार रिपीट हुआ था, तो मैं भूल गई कि मैंने पहले भी अटैच कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, रोल टेकिंग की बात हो रही है और जनरलाइज अदर की बात हो रही है, तो मैंने भी बताया इट इज़ जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ओके, following theories adopt the model of organism to understand the social system। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो ऐसे थ्योरीज पे बात करता है जिसमें हम सोशल सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं मॉडल ऑफ ऑर्गेनिज्म को यूज करके। नाउ यहाँ पे आप लोग इमेजिन कर सकते हो ऑर्गेनिक एनालॉजी का थ्योरी हर्बर्ट स्पेंसर का, उस लॉजिक से क्या सही ऑप्शन होगा? फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, एथनोमेथोडोलॉजी, फेनोमेनोलॉजी। नाउ वी ऑल नो कि ऑर्गेनिक एनालॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग एथनोमेथोडोलॉजी और फेनोमेनोलॉजी में तो नहीं पढ़ते हैं। नाउ व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, ए और बी? द करेक्ट आंसर इज ए गाइस, प्लीज रिमेंबर इट इज फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म में हम लोग मॉडल ऑफ ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, यानी सोसाइटी जो है वो इंटर रिलेटेड होती है, राइट जैसे हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, सेम वे। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, इजी क्वेश्चन, रेडिकल अल्टरनेटिव क्या है पॉजिटिव मैथडोलॉजी का? ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। एवोल्यूशनरी, ड्रामाटर्जी, फेनोमेनोलॉजिकल या फिर मैक्रो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। द करेक्ट आंसर इज सी गाइस, प्लीज रिमेंबर, क्योंकि पॉजिटिव मैथडोलॉजी जो है वो बिल्कुल साइंटिफिक होती है और जो फेनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है वो सब्जेक्टिव होता है। तो प्लीज रिमेंबर दिस, इट इज अ जस्ट अपोजिट ऑफ positive methodology. Okay, now question number 43, the branch of sociology that deals with the codes and conventions that underlie everyday social interaction activity is called what? देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एवरीडे सोशल इंटरेक्शन कीवर्ड है यहाँ पे। फॉर्मल सोशोलॉजी, एक्शन सोशोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी या फिर फेनोमेनोलॉजी। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? कौन सा ऐसा ब्रांच ऑफ सोशोलॉजी है जहाँ पे हम लोग एवरीडे सोशल इंटरेक्शंस को देखते हैं? और यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि फॉर्मल सोशोलॉजी होगा क्योंकि मैम आपने अभी बताया था फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन, बट यहाँ पर पैटर्न्स की बात नहीं हो रही है गाइस, दैट इज व्हाई इट इज नॉट फॉर्मल सोशोलॉजी। वहाँ पर हम लोग पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन देखते हैं, एवरीडे सोशल इंटरेक्शन नहीं देखते, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज सी। एंड ऑल्सो रिमेंबर कि एथनोमेथोडोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट थिंकर हैं वो हैं गारफिंकल। ओके, प्लीज रिमेंबर। Now, question number 44. Which one of the following is not a social institution? इसमें से कौन सा है जो social institution नहीं है? Marriage, school, political party, prison. So easy question है, the correct answer is C. I hope सब लोग C आंसर दे रहे होंगे। Political party एक social institution नहीं है, जबकि political party की जगह क्या होना चाहिए था? State. अगर state होता तो वो एक social institution हम कह सकते थे। Okay? Now, question number 45. The distinction between actual structure and structural form was made by whom? जब हम लोग स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग एक्चुअल स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फॉर्म पढ़ते हैं, मैंने बैच वालों को पढ़ाया है ये चीज़। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है? लेवी स्ट्रॉस, जीपी मुर्डॉक, WHR रिवर या फिर रैटक्लिफ ब्राउन? क्या होगा इसका आंसर? द करेक्ट आंसर इज डी गाइस, प्लीज रिमेंबर इट इज रैटक्लिफ ब्राउन। एक्चुअल स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फॉर्म के बारे में रैटक्लिफ ब्राउन बात करते हैं। एंड क्या होता है ये देखो, सो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ना वहाँ पर हम लोग रियल सोशल रिलेशनशिप्स को देखते हैं, जबकि जो फॉर्म होता है उसमें हम लोग एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स, आइडियल पैटर्न्स ये सब देखते हैं। जैसे कोई सोसाइटी हम लोग देख सकते हैं वो पेट्रीलिनियल सोसाइटी हो, ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चरल फॉर्म है, बट एक्चुअल में हो सकता है वहाँ पे पेट्रीआर्की ना फॉलो की जा रही हो ज़्यादा, है ना, मदर्स का रोल वहाँ पे ज़्यादा हो। सो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो हो सकता है कि स्ट्रक्चरल फॉर्म को फॉलो ना कर रहा हो। ओके गाइज, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर डी है, प्लीज रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, मॉडिफिकेशन ऑफ कल्चर ऑफ अ ग्रुप थ्रू कॉन्टैक्ट विद अदर्स। अगर दूसरे के कांटेक्ट में आके आपके कल्चर में चेंजेस हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कल्चरल डिफ्यूजन, ए कल्चरेशन, ए सिमुलेशन या फिर कल्चरल न्यूट्रलिटी। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी गाइस, प्लीज रिमेंबर। व्हाई बी? देखो कल्चर डिफ्यूजन का मतलब होता है कि स्प्रेड ऑफ कल्चर, ठीक है। यहाँ पर हमेशा याद रखो जो कीवर्ड होगा ना वो होगा स्प्रेड, और ए कल्चरेशन में जो कीवर्ड होता है ना वो है एडॉप्शन
ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। ठीक है, यानी एक कल्चर से दूसरे कल्चर में आप कुछ एलिमेंट्स को उनके अडॉप्ट कर रहे हो, तो आपके कल्चर में क्या होगा, मॉडिफिकेशन हो जाएगा, थोड़े चेंजेस हो जाएंगे, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे होगा बी। ओके गाइज, प्लीज रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, अ सेट ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ अ सोशल पोजीशन इज कॉल्ड व्हाट? रोल सेट, स्टेटस रोल या फिर स्टेटस सेट? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ सोशल पोजीशन पूछा है। एक सोशल पोजीशन के राइट्स और ऑब्लिगेशंस को अगर हम लोग एक सेट में कर लें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शंस है रोल सेट, स्टेटस या फिर रोल या स्टेटस सेट। सो इजी क्वेश्चन है, द करेक्ट आंसर इज ए। मैं अभी एक बार वो लिस्ट शेयर कर दूंगी जहां पर मैंने बताया था कौन सा कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ठीक है, तो उसको भी जरूर से रिवाइज कर लेना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 48, विच वन रिफर्स टू नॉन मटीरियल कल्चर? इसमें से कौन सा है जो नॉन मटीरियल कल्चर का पार्ट है? आइडियाज, वैल्यूज, बिलीफ, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड मटीरियल्स, मटीरियल्स विच आर नॉट कल्चरली शेप्ड, social and ecological condition. What will be the correct answer? The correct answer is A. We all know non-material culture वो होते हैं जिनका physical form नहीं होता है, they are abstract. So ideas, value, belief ये सब non-material culture का part हो जाएंगे. Okay? Now question number 49. We feeling constitutes an important element of what? We feeling हम किस में देखते हैं? ग्रुप में, कम्युनिटी में, एसोसिएशन में या फिर इंस्टीट्यूशन में? The correct answer is इट इज बी। आई होप सब लोग ने बी आंसर दिया हो। वी फीलिंग हम लोग इंपॉर्टेंट मानते हैं कम्युनिटी में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 50 को रीड करो। आई एम गिविंग यू सम टाइम। यहाँ पर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग रोल एंड स्टेटस। देखो, स्टेटस डिनोट्स सोशल पोजीशन वाइल रोल डिनोट फंक्शन ऑफ दिस पोजीशन। Role denotes social position and status indicates the function of role. Status and role of person are shaped in society independent of social norms, values and customs. While status is shaped independent of social norms, value and custom, social roles are shaped within given norms. What will be the correct answer? Easy question है. The correct answer is A. स्टेटस जो है वो सोशल पोजीशन को डिनोट करता है और रोल जो है वो उसके फंक्शन को बताता है। ठीक है, सो बिहेवियरल एस्पेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं। द करेक्ट आंसर विल बी ए। ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 51। हु ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड साइंटिफिक टेम्पर टू सोशियोलॉजी? इनमें से कौन है जिसने साइंटिफिक टेम्पर दिया है सोशियोलॉजी को? मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स या फिर एमाइल दरखाइम? इजी क्वेश्चन है गाइस। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज एमाइल दरखाइम। नाउ एमाइल दरखाइम की ऑलरेडी बुक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल, और इस बुक में ये काफी ज्यादा बात करते हैं साइंटिफिक टेम्पर की। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, वी बिलोंग टू एसोसिएशंस एंड नॉट टू इंस्टीट्यूशंस। इसका क्या मतलब है? एसोसिएशंस आर सोशल प्रैक्टिसेस वेयर एज इंस्टीट्यूशन रिफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल। एसोसिएशंस आर सेट ऑफ रूल्स दैट रेगुलेट्स द इंस्टीट्यूशन। एसोसिएशंस आर ग्रुप ऑफ पीपल वेयर एज इंस्टीट्यूशन रिफर टू अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर। या फिर एसोसिएशंस आर पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी। देखो, एसोसिएशन में हम लोग ग्रुप ऑफ पीपल देखते हैं, बट इंस्टीट्यूशन में हम लोग ग्रुप ऑफ पीपल नहीं देखेंगे। ओके, इंस्टीट्यूशन में हम लोग रूल्स, प्रोसीजर ये देखते हैं, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 53, द बेसिक फीचर ऑफ सोशलाइजेशन इज व्हाट? अभी हम लोगों ने देखा था ये सोशलाइजेशन का बेसिक फीचर क्या है? माइग्रेशन, इंटरनलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन, सिविलाइजेशन। द करेक्ट आंसर इज बी गाइज, प्लीज रिमेंबर। सोशलाइजेशन में जो भी नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, उनको हम लोग इंटरनलाइज कर लेते हैं, यानी वो हमारा इतना ऐसा पार्ट हो जाते हैं जिसको हम लोग विदाउट सोचे समझे लाइफ में आगे फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इतना इंटरनलाइज हो जाते हैं, इस चीज को याद रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर? मैंने आपको बोला कल्चर हो या कोई भी टॉपिक हो, सबके कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से कौन सा है जो कल्चर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? कल्चर इज लर्नड, कल्चर प्रिवेंट सोशल चेंज, कल्चर इज शेयर्ड, कल्चर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। द करेक्ट आंसर इज, of course, it is B.
ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि कल्चर जो है वो सोशल चेंज को रोक देता है या प्रिवेंट करता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, दो सीरीज दी है एंड यू हैव टू मैच। तो स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट के बारे में किसने बोला है? ऑफ कोर्स इट्स एमाइल दरखाइम। इंटरप्रिटेटिव साइंस ऑफ सोशल एक्शन मैक्स वेबर। स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स बोला है एच.एम. जोन्स ने। एंड ऑगस्ट कोन टॉक्स अबाउट स्टडी ऑफ सोशल स्टेटस एंड डायनेमिक्स। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन था। सो डी का फर्स्ट देखो एक में ही है, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। ओके ना, यहाँ पर देखो कुछ बुक्स दिए हैं, मैच करने हैं, और आई थिंक कुछ टॉपिक्स हैं, नॉट बुक्स। सो फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट बुक सबको ही पता है, इट इज़ लुइस कोजर। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट सोशोलॉजी आई थिंक जिमल का है। देखो सी का फर्स्ट किस में है? सी का फर्स्ट एक में ही है, तो बाकी के भी मैच ही कर लेते हैं। बी का 4 होगा। ओके, कॉन्फ्लिक्ट सोशोलॉजी डेरेनडॉर्फ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी इज बाय कॉलिन। एंड लास्टली सोशल ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं जिमल। ओके, प्लीज रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी? इसमें से कौन सा है जो इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी से रिलेटेड नहीं है? यानी जब सोशोलॉजी आया था ना, तो ये इवेंट इंपॉर्टेंट नहीं था। इनलाइटनमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन। नाउ गाइस प्लीज इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी टॉपिक पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ा है एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ यहाँ से जितने भी टॉपिक्स तुम लोगों को पता चल रहे हैं, मेक श्योर दैट यू स्टडी देम बिफोर गोइंग टू योर एग्जाम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पर कुछ बुक्स हैं एंड यू हैव टू मैच। प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, कंस्ट्रक्शन रियलिटी, न्यू फंक्शनलिज्म। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? एक बुक तो बहुत आसान है, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ इज बाय एरविंग गॉफमैन। सो ए का 3 देखो 2 में है, तो ये दोनों ऑप्शंस काट दो, राइट। इसके बाद आता है फेनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड, सो ये भी इजी है, एल्फ्रेड शुट्ज। सो बी का हो जाएगा 4, और देखो बी का 4 एक में ही है। तो इस तरीके से अगर कुछ बुक्स तुम्हें पता है तो भी तुम लोग आराम से आंसर्स जो है वो टिक कर लोगे। ओके, तो सारी बुक्स नहीं पढ़नी है, बट एटलीस्ट मेजर बुक्स आपको पता होनी चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 59, द एवोल्यूशनरी स्कीम ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर आइडेंटिफाइड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट? जब हम लोग एवोल्यूशनरी थ्योरी पढ़ते हैं हर्बर्ट स्पेंसर की, तो वहाँ पर कुछ टाइप्स, यू कैन से कुछ सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ उसके कुछ स्टेजेस पढ़ते हैं। तो कौन सी स्टेजेस हैं वो? रिलीजियस, मैजिकल, साइंटिफिक, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड डबली कॉम्प्लेक्स, सिंपल कंपाउंड एंड डबली कंपाउंड, सिंपल, डबली कंपाउंड, ट्रिपली कंपाउंड। सो द करेक्ट आंसर इज सी। जिन्होंने सी आंसर दिया है, वेरी गुड। वी ऑल नो हर्बर्ट स्पेंसर की स्टेजेस, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, which institution encourages to flourish diverse religious groups in India within a common social matrix? इसमें से कौन सा ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है encourages to flourish diverse religious group, जो रिलीजियस ग्रुप को फ्लोरिश करता है इंडिया में, ठीक है, और सबका कॉमन सोशल मैट्रिक्स है? जॉइंट फैमिली, कास्ट, विलेज, वरना। वैसे तो ये यूनिट 2 का क्वेश्चन है, बट यहीं पे आ गया है तो कर लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज बी गाइस, प्लीज रिमेंबर इट इज कास्ट। ओके, now question number 61, structural functional perspective does not subscribe to the view that changes come from external sources, changes are gradual and slow, changes maintain stability and equilibrium in society, या फिर changes are always revolutionary and abrupt। इसमें से कौन सा है जो बिल्कुल बात नहीं करता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में? मतलब इस सेंटेंस को हम लोग बिल्कुल रिलेट नहीं कर सकते स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज डी गाइस, चेंजेस आर ऑलवेज रेवोल्यूशनरी ऐसा ज़रूरी नहीं है, और स्ट्रक्चरल फंक्शनल इसके बारे में बात नहीं करता है। रैदर आई वुड से इस बारे में हम लोग कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में या कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं, राइट। सो डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 62 देखो, यहाँ पर कुछ सोशोलॉजिस्ट हैं और कुछ विलेज हैं। सो ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने ऐड कर दिया, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। सो मैच कर लेते हैं। देखो श्रीपुरम पे स्टडी किया था आंद्रे बेते ने, किशनगढ़ी पे स्टडी किया था मैकिम मैरियट ने। ये दो मैंने आपको मतलब आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के टाइम पे हम लोग श्रीपुरम पढ़ते हैं, और यूनिवर्सलाइजेशन, पैरोकिलाइजेशन, उसमें हम लोग किशनगढ़ी को पढ़ लेते हैं। सो ये दो इंपॉर्टेंट हो गए। अब देखो सी का सेकेंड किस में है? एक ही में है सी का सेकेंड, सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो रानी खेड़ा पे काम किसने किया है? ऑस्कर लुइस, प्लीज रिमेंबर। डिलाना पे काम किया है एप्स्टीन ने। तो ये न्यू है दोनों, इनको जरूर से याद रखना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 63,
हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद मार्क्सियन पर्सपेक्टिव? इसमें से कौन सा है जो मार्क्सियन पर्सपेक्टिव से एसोसिएटेड नहीं है? ए आर देसाई, एम एन श्रीनिवास, रामकृष्ण मुखर्जी, डी एन धनाग्रे। इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज बी। देखो मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करवा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग कर पाएँ। ठीक है, अगर पॉसिबल होगा तो मैं तो चाहूँगी एक दिन में हम लोग 2 यूनिट कवर करें ताकि लास्ट के डेज में हम लोग फुल लेंथ मॉक कर पाएँ। ओके, now, question number 64. According to R.K. Merton, under all circumstances, anticipatory socialization is functional for the individual. Anticipatory socialization is functional in a closed social structure. Anticipatory socialization is functional only within a relatively open social structure with social mobility. या फिर anticipatory socialization does not have any connection with the effectiveness of social control. R.K. Merton के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? नाउ गाइज मैंने इस क्वेश्चन पे सर्च किया था एंड यू वोंट बिलीव ये एज इट इज सेंटेंस जो है जो इसमें से करेक्ट है वो इग्नू में मेंशन है एंड दैट इज वाई मैंने आप लोगों के लिए इग्नू सीरीज चलाई थी. आई वुड रियली सजेस्ट कि फ्री टाइम में उस इग्नू सीरीज को देखो, वहाँ से रिवाइज करो और अगर कर चुके हो तो उसका जो पीडीएफ मैंने डे 20 तक का दिया है उसको रिवाइज कर लो. अदरवाइज जिन लोगों ने नहीं देखी है वो सीरीज प्लीज़ उसको जाके देखो, वहाँ पे मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट इग्नू का पोर्शन है जो कवर किया है एंड दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर सीयूईटी पीजी. ठीक है, नाउ इग्नू से है ये क्वेश्चन, प्लीज़ रिमेंबर. एंड ये आया हुआ है एग्जाम में, किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर से मैंने लिया है ये क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज सी गाइस, प्लीज रिमेंबर. ठीक है, ये कहते हैं दैट एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन फंक्शनल तभी होगा जब ओपन सोशल स्ट्रक्चर होगा जहां पर सोशल मोबिलिटी हो. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 65. अ नंबर ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस. अगर कुछ नंबर ऑफ पीपल जो है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ऑर्गेनाइज हुए हैं उसे हम क्या कहेंगे? कम्युनिटी, एसोसिएशन, सोसाइटी या फिर इंस्टीट्यूशन? The correct answer is B guys. You all know it is very easy. मैंने फाउंडेशन बैच में पढ़ाया है कम्युनिटी एसोसिएशन, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 66. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी? इसमें से कौन सा है जो कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? देखो, हिस्टोरिकल हेरिटेज, स्पेसिफिक लोकेलिटी, स्मॉल पैचेस ऑफ लोकेलिटीज स्प्रेड ओवर मेनी एरियाज, रिलीजियस, सोशल, ऑक्यूपेशनल, अदर ग्रुप्स शेयरिंग कॉमन फीचर्स. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ना यहाँ पर स्मॉल पैच ऑफ लोकेलिटी नहीं होगा. ठीक है, अगर बहुत सारे लोकेलिटीज़ हैं और वो अलग अलग पैचेस में डिवाइडेड हैं तो वी कैन नॉट से दैट इट विल बी अ कम्युनिटी. ओके, ये कोई ऐसी फीचर नहीं है जो हम लोग पढ़ते हैं, राइट? अच्छा, सोशल, रिलीजियस, ऑक्यूपेशनल, इसके बेसिस पे कम्युनिटी हो सकती है, राइट? सो आई थिंक द करेक्ट आंसर शुड बी सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 67. कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं फ्रॉम योर सोशल स्ट्रक्चर टॉपिक, तो अभी हम लोग इनको मैच कर लेते हैं. जिन लोगों ने सोशल स्ट्रक्चर टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा उनको ये बुक्स पता होंगी. देखो, कुछ इजी बुक्स पहले मैच करते हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर जो है दैट दिस बुक इज़ रिटन बाय एस एफ नाडल. एंड सेवेज माइंड को भी हम लोग पढ़ते हैं, लेवी स्ट्रॉस की बुक है. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी इज रिटन बाय ए आर रेटलिफ ब्राउन. नाउ न्यू बुक जो है वो ये वाली है, कैरेक्टर एंड सोशल स्ट्रक्चर. ये बुक है गर्थ एंड सीरिट मिल्स की, तो ये चीज़ याद रखना. ठीक है, अब देखो मैच कर लेते हैं, ए का सेकंड, बी का थर्ड. सो यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी है, ओके. यानी सी वाला आपको पता होना चाहिए था, ये ए आर रेटलिफ ब्राउन की बुक. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए. प्लीज़ गाइज, जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन है, जैसे सोशल स्ट्रक्चर मेंशन है, तो इन सारे थिंकर्स की बुक या सोशल स्ट्रक्चर टॉपिक पढ़ते समय जो बुक्स आपको इंपॉर्टेंट मिलती हैं उसको ज़रूर से याद रखना. ओके, सारी बुक्स नहीं पढ़नी होती है, मैंने पहले भी कहा है. सिर्फ आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड बुक्स तो पता होनी ही चाहिए. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 68. कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को हमें थिंकर्स से मैच करना है. सो ऑगस्ट कोन बात करते हैं पॉजिटिव स्टेज की, वी ऑल नो, राइट? लॉ ऑफ 3 स्टेजेस. एमाइल दरखाइम बात करते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की. हर्बर्ट स्पेंसर टॉक्स अबाउट ट्रिबली कंपाउंड. मैक्स वेबर टॉक्स अबाउट रैशनल कैपिटल एंड कार्ल मार्क्स टॉक्स अबाउट कैपिटलिज्म, राइट? सो क्या होगा? ए का सेकेंड. ए का सेकेंड देखो 2 में है. देन एमाइल दरखाइम का ऑर्गेनिक एनालॉजी, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए. ओके, यस, इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे गाइस तो प्लीज गलत मत करना. नाउ क्वेश्चन नंबर 69. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ऑन थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कल्चरल लैग के बारे में गलत है? ओके, नॉट करेक्ट.
Part of culture do not change of the same rate. Some parts of culture changes more rapidly than others. Rapid change in one part of culture requires adjustment with other parts. All parts of culture are independent. What will be the correct answer? नाउ इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कल्चरल लैग का मतलब होता है कि मटेरियल कल्चर जो है वो आगे बढ़ जाता है और नॉन मटेरियल कल्चर वो पीछे रह जाता है। ठीक है, सो पार्ट्स ऑफ कल्चर डू नॉट चेंज एट द सेम रेट, ये स्टेटमेंट सही होगा क्योंकि मटेरियल कल्चर जो है वो सेम रेट पे आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ कल्चर चेंजेस मोर रैपिडली देन अदर्स, ये भी सही है क्योंकि मटेरियल कल्चर का ही कुछ पार्ट होगा जो रैपिडली चेंज हो जाएगा, है ना। नाउ रैपिड चेंज इन वन पार्ट ऑफ कल्चर रिक्वायर्स एडजस्टमेंट विद अदर, ये भी सही है क्योंकि अगर मटेरियल कल्चर जो है वो बहुत तेज़ी से चेंज होगा तो कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा बहुत नॉन मटेरियल कल्चर भी चेंज होगा। बट क्या कल्चर के सारे पार्ट्स आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं? तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 70, who has related the functions of social institution to biological needs and purposes? कार्ल सॉन्डर्स, कॉलिंगवुड, मेलिनोस्की या फिर दरखाइम। वी ऑल नो दैट बायोलॉजिकल फंक्शनलिज्म की बात करते हैं मेलिनोस्की, जहाँ पर वो कुछ टाइप्स ऑफ नीड्स हमको बताते हैं, राइट। बायोलॉजिकल फंक्शनलिज्म या यू कैन से बायो कल्चरल फंक्शनलिज्म, बायो कल्चरल फंक्शनलिज्म, राइट। अच्छा, इसमें ना ये इस थ्योरी में कई नीड्स की बात करते हैं। ओके, he talks about three types of needs. पहला है बेसिक नीड्स, दूसरा था इंस्ट्रूमेंटल, राइट। सो पहला है बेसिक, दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल और तीसरा टाइप ऑफ नीड है इनका इंटीग्रेटिव। बेसिक नीड्स में हमारे क्या आएगा, यू ऑल नो, राइट, जिसको हम लोग हिंदी में रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं। सो फूड, शेल्टर, राइट, इवन रिप्रोडक्शन, ये सब बेसिक नीड्स हैं। तो ये कहते हैं कि फैमिली, मैरिज, ये सब हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करता है। ओके, देन कम्स इंस्ट्रूमेंटल नीड्स। इंस्ट्रूमेंटल नीड्स में ये कहते हैं ये वो नीड्स होती हैं जो हमें ऑर्गेनाइज करती हैं, रेगुलेट करती हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज, रेगुलेट, इसमें क्या आ जाएगा, एजुकेशन, लॉ। ओके, नाउ इंटीग्रेटिव कौन सी होती हैं, जो हमें जोड़ के रखती हैं, ठीक है, हमारे हार्मनी के लिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम सुकून से चैन से रह सकें। तो इसमें इन्होंने रिलीजन को रखा था। प्लीज रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स गाइज, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मेलिनोस्की के इंटीग्रेटिव नीड्स में क्या आएगा। ओके, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस। सो इनकी नीड्स याद रखना एंड ही टॉक्स अबाउट बायोलॉजिकल सॉरी बायो कल्चरल फंक्शनलिज्म, ये भी याद रखना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 71, द सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल ऑर्डर रिलेट टू व्हाट? सिविलाइजेशनल और कल्चरल ऑर्डर को हम लोग किससे रिलेट कर सकते हैं? ऑर्डर ऑफ मीन्स एंड एंड्स, ऑर्डर ऑफ एंड्स एंड मीन्स, ऑर्डर ऑफ मीन्स या फिर ऑर्डर ऑफ एंड्स। नाउ गाइस प्लीज रिमेंबर, सिविलाइजेशनल को ना हम लोग ऑर्डर ऑफ एंड्स कह सकते हैं और कल्चरल को हम लोग ऑर्डर ऑफ मीन्स कह सकते हैं। वाई? बिकॉज सिविलाइजेशन में वी टॉक अबाउट टूल्स एंड ऑल द मटीरियल थिंग्स, राइट, बट कल्चर में वी टॉक अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू डू समथिंग, यानी किसी भी तरीके से हम चीज़ों को यू कैन से हमारा नॉर्म क्या है, वैल्यू क्या है, राइट। सो किस चीज़ को आप कैसे कर रहे हो, दैट कम्स इन योर कल्चरल पार्ट, राइट। सो एंड्स एंड मीन्स होगा, पहले एंड्स होगा फिर मीन्स होगा क्योंकि पहले सिविलाइजेशनल दिया हुआ है। ठीक है, सो आई थिंक फ्रॉम दिस लॉजिक द आंसर शुड बी बी। ओके, और ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी एग्जाम में। Now, question number 72. The product of great individuals who are able to produce work with appeal to a minority who can appreciate work of this caliber. Which one of the following term explain the above? महान व्यक्तियों का उत्पाद जो ऐसे काम का निर्माण करने में सक्षम है जो अल्पसंख्यक को आकर्षित करता है, जो इस क्षमता के काम की सराहना कर सकते हैं। What will be the correct option? मास कल्चर, हाई कल्चर, फोक कल्चर, पॉपुलर कल्चर। नाउ ये स्टेटमेंट जो है ना डायरेक्टली किसी थिंकर का है, आई एम नॉट रिमेंबरिंग राइट नाउ, बट वी स्टडी दिस पर्सन व्हेन वी स्टडी हाई कल्चर। ओके, नाउ व्हाट इज हाई कल्चर? देखो, हाई कल्चर का मतलब होता है वो कल्चर जो सोसाइटी के जो हाई क्लास लोग होते हैं ना, जो एलीट लोग होते हैं, वो उसको एंजॉय करते हैं। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस।
और ये माइनॉरिटीज को अपील करता है, एंड दैट इज वाई द आंसर शुड बी हाई कल्चर. ओके. Now, question number 73, the concept of role in sociology is what? Now, this is a very easy question. Positive aspect, static aspect, behavioral component या फिर normative aspect. So we all know कि role जो है वो behavioral component है status का. Please ऐसे questions तो गलत मत करके आना, बहुत बार ये questions आ चुके हैं हर exam में. Okay? Now, question number 74. Primary folkways are the first basic social order. किसने बात की है इस बारे में? प्राइमरी फोकवे, सुमनर, जिमिल, टोनिस या फिर C.H. कूली. व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज ए. जिन्होंने ए आंसर दिया है, वेरी गुड. वी ऑल नो दैट फोकवेज के बारे में सुमनर ने बात की है, और प्राइमरी फोकवेज के बारे में भी सुमनर बात करते हैं. वो कहते हैं कि जो प्राइमरी फोकवेज होता है ना, ये सोशल ऑर्डर को मेंटेन करता है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 75. सोशियोलॉजी इज अ नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी. Who holds this methodological position? Natural science of society. Durkheim, Max Weber, George Simmel, Wilfredo Pareto. The correct answer is A. That is Emile Durkheim. We all know this. Now, question number 76. A sociologist aims to be what? A reformer, a revolutionary, an objective inquirer या फिर none of the above. एक sociologist क्या बनना चाहेगा इनमें से? इजी क्वेश्चन है. द करेक्ट ऑप्शन इज सी. दैट इज एन ऑब्जेक्टिव इंक्वायर. यानी जो भी सोशोलॉजिस्ट होते हैं वो ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करते हैं. कोशिश वो यही करते हैं कि जितना ज़्यादा वो ऑब्जेक्टिव हो सके वो ऑब्जेक्टिव रहें. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 77. वेरी इजी क्वेश्चन अगेन. यूनिवर्सलिस्टिक सोशल वैल्यूज आर व्हाट? द वैल्यूज विच आर यूनिवर्सल इन एप्लीकेशन, द वैल्यूज विच आर यूनिवर्सली फाउंड, या फिर द वैल्यूज विच आर फाउंड एवरीवेयर एंड अप्लाई ऑन एवरीवन. नन ऑफ द अबव. यूनिवर्सलिस्टिक सोशल वैल्यूज कौन सी होती है? प्लीज रिमेंबर गाइज, द करेक्ट आंसर इज बी. ऐसे वैल्यूज जो हर जगह मिलते हैं वो होते हैं यूनिवर्सलिस्टिक सोशल वैल्यूज. ओके. ऑल्सो गाइज प्लीज रिमेंबर, इसके बारे में ना पार्सन्स ने बात की थी. ओके. एंड उनके वर्ड्स में अगर हम देखें तो ही सेज स्टैंडर्ड्स दैट आर सेम फॉर एवरीवन. Okay, please remember. Now, question number 78. The conflict perspective in sociology primarily emphasizes on what? Social antagonism between classes, social consensus between classes, social solidarity in society, या फिर none of the above. Easy question है. Conflict perspective में हम लोग बात करते हैं social antagonism की, यानी दो classes के बीच में जो लड़ाई हो रही होती है, जो अलग अलग उनके मोटिव्स होते हैं, उसकी वजह से सोशल एंटागोनिज्म होता है. ठीक है. विरोध, देखो हिंदी में लिखा है. राइट. Question number 79. A set of social relationships which take place wholly or mostly within a bounded local territory. To which concept does this refer? Primary group, community, sociability, organization. We all know this is talking about community. Please remember guys, ऐसे questions exam में आएंगे, गलत मत करना. जितने topic मैंने आज की क्लास में बताए हैं वो सब आपको नोट करके पढ़ने हैं. ओके. Now, question number 80 and the last question of today's class. In studying the homeless, functionalist would focus on what? What the homeless say and what they do, the daily habit and routine of a homeless person, how class and other inequality in society push individuals into the experience of homelessness, how changes in other parts of society are related to the phenomena of homelessness. So, एक functionalist कैसे पढ़ेगा अगर उसे homeless पे study करना है, homelessness पे. So the correct answer will be D. वो पढ़ेगा कि how other parts of society are related to phenomena of homelessness, right? क्योंकि हम लोग बात करते हैं फंक्शनलिज्म में इंटर रिलेटेड पार्ट्स की. अच्छा, बाकी का देखो क्या है. हैबिट्स और रूटीन्स के बारे में बात नहीं करेगा, वो एथनो मेथोडोलॉजी में आ जाएगा. देन इनइक्वालिटी की बात भी नहीं करेगा, वो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में आ जाएगा. व्हाट होमलेस से एंड व्हाट दे डू, ये भी नहीं आएगा क्योंकि से है तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म हो जाएगा. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी. ओके. इसी तरीके से क्वेश्चंस को करना एग्जाम में भी एलिमिनेट करके. ओके.
So that's it for today guys. I hope you like today's class. Don't forget to tell me in the comment section कि आपके 80 में से कितने questions आए ना. Questions काफ़ी easy थे और मैं easy questions इसलिए रख रही हूँ क्योंकि tough तो सभी prepare कर रहे हैं. टेस्ट सीरीज़ में ऑलरेडी हम लोगों ने टफ क्वेश्चंस किए हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग टफ के साथ साथ इजी क्वेश्चंस को भी करें क्योंकि वो भी एग्जाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं. ओके, नाउ दोज ऑफ यू हु आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड जो भी प्लेलिस्ट में है उसको देख के तुम लोग पढ़ सकते हो अपने अकॉर्डिंग. ये मेरा टेलीग्राम है जिसको ज़रूर से ज्वाइन करना है क्योंकि पीडीएफ यहीं पे मिलेगा. ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो. और ये ऐप है जो तुम लोगों को डाउनलोड करनी है. इस पे टेस्ट हुआ था, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट. एक टेस्ट और शायद मैं करवा दूंगी अगर मेरे पास टाइम हुआ तो. मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, ठीक है. और चलो कल मिलते हैं. यूनिट 2 रिवाइज कर लेना, कल हम लोग यूनिट 2 करेंगे. बाय बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग.